In previous video, I explained in detail about every aspect of beta-lactamases, including what are beta-lactamases, what are the function of these enzymes, their mechanism of action, and today I am going to discuss about method of detection of beta-lactamases. So let's start the video. Beta-lactamase is an enzyme that are produced by bacteria like Escherichia coli, Neisseria gonorrhea, Staphylococcus aureus and Haemophilus influenza. So that provide multi-resistance to beta-lactam antibiotics like penicillin, cephalosporin, cefamycin. These are relatively resistant to beta-lactamase. सो बीटा लैक्टेमेज एक ऐसा स्पेशल बैक्टीरियल एंजाइम है जो कि बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक्स को डिग्रेड कर देता है या फिर बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक्स के अंदर जो बीटा लैक्टेम रिंग होता है उसको डिग्रेड करके उस एंटीबायोटिक को इनएक्टिवेट कर देता है। अब अगर आप इस डायग्राम में देखें तो यहाँ पे आपको पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर शो हो रहा है। सो पेनिसिलिन क्या है? एक बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक है। अब पेनिसिलिन के स्ट्रक्चर में ये जो रेड कलर का 4 एटम आपको रिंग दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं बीटा लैक्टेम रिंग। सो अगर कोई बैक्टीरिया है उसमें बीटा लैक्टेमेज एंजाइम है, सो इफ द ऑर्गेनिज्म कंटेन्स द बीटा लैक्टेमेज एंजाइम, सो दिस बीटा लैक्टेमेज एंजाइम डिग्रेड और ब्रेक अप दिस बीटा लैक्टेम रिंग। सो जब ये बीटा लैक्टेम रिंग ब्रेक डाउन हो जाएगी तो ये पेनिसिलिन किस में कन्वर्ट हो जाएगी? पेनिसिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी और एंटीबायोटिक क्या हो जाएगी? डिग्रेड हो जाएगी या फिर इनएक्टिवेट हो जाएगी। सो बीटा लैक्टेमेज की डिटेक्शन के लिए डिफरेंट मेथड्स यूज़ होते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 3 मेथड जो कि बीटा लैक्टेमेज की डिटेक्शन के लिए यूज़ होते हैं। फर्स्ट वन इज़ द क्रोमोजेनिक सेफेलोस्पोरिन, सेकंड वन इज़ द एसिडोमेट्रिक टेस्ट एंड द थर्ड वन इज़ द आयोडोमेट्रिक टेस्ट। इन सभी मेथड को हम 1 बाय 1 डिटेल से डिस्कस करते हैं। सो द फर्स्ट मेथड इज़ द क्रोमोजेनिक सेफेलोस्पोरिन। सो क्रोमोजेनिक सेफेलोस्पोरिन में हम पहला जो टेस्ट परफॉर्म करेंगे वो है नाइट्रोसिफिन टेस्ट। सो नाइट्रोसिफिन जो है ये एक बायोकेमिकल टेस्ट है जो कि एक बहुत ही सेंसिटिव टेक्निक है फॉर डिटेक्टिंग बीटा लैक्टेमेज प्रोड्यूसिंग स्ट्रेन ऑफ नाइजीरिया गोनोरिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। अब नाइट्रोसिफिन एक क्रोमोजेनिक सेफेलोस्पोरिन है जो कि अपने कलर को चेंज करती है फ्रॉम येलो टू रेड। अब अगर एक ऑर्गेनिज्म है, कोई भी बैक्टीरिया है, अगर उसमें बीटा लैक्टेमेज एंजाइम हुआ तब जो ये नाइट्रोसिफिन है ये एक ऐसी क्रोमोजेनिक सेफेलोस्पोरिन है, यानी ये एक ऐसी बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक है जो कि अपने कलर को चेंज कर देगी येलो टू रेड, क्योंकि बीटा लैक्टेमेज एंजाइम क्या करेगा? इस एंटीबायोटिक का जो बीटा लैक्टेम रिंग है उसको डिग्रेड कर देगा। तो जब एंटीबायोटिक का जो स्ट्रक्चर है वो डिग्रेड हो जाएगा तब ये एंटीबायोटिक अपना कलर क्या कर देगी? चेंज कर देगी येलो टू रेड। सो यहाँ पे क्वेश्चन है कि हम नाइट्रोसिफिन डिस्क को ही क्यों यूज़ कर रहे हैं? सो वी कैन यूज़ नाइट्रोसिफिन सॉल्यूशन but the nitrosiphin is very expensive, light sensitive and not easily obtained, so that's why we use the nitrosiphin disc. अब इस नाइट्रोसिफिन टेस्ट के प्रोसीजर को समझने के लिए हम पहले एक शॉर्ट सी वीडियो देखते हैं, उससे आपको इसका प्रोसीजर बहुत क्लियरली समझ आ जाएगा। सो फर्स्ट टेक forceps and sterilize them, then dispense the disc into an empty petri plate. After placing the disc into an empty petri plate, moisten disc with 1 drop of normal saline. With a sterilized loop or applicator stick, remove several well-isolated colonies and smear onto a disc. Then observe disc for color change. So if the beta lactamase enzyme is present in organism, then this chromogenic cephalosporin changes color from yellow to red,
because its beta-lactam ring is hydrolyzed by beta-lactamases. So the procedure of the nitrosamine test is using a single disc dispenser, dispense the disc from the cartridge into an empty Petri plate. Then moisten the disc with 1 drop of sterilized distilled water. With a sterilized loop or applicator stick, remove several well-isolated similar colonies and smear onto a disc surface, and then observe the disc for color change. So if the bacteria contains the beta-lactamase enzyme, then this beta-lactamase enzyme degrade the beta-lactam ring, and hence the color change from yellow to red. Next method is the acidometric test. The acidometric test is based on detecting a change in color of the indicator bromocresol purple from purple to yellow due to penicilloic acid produced from the breakdown of penicillin used in the test by beta-lactamase. अब हमने क्या देखा था कि जो बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक है, लाइक पेनिसिलिन क्या है, एक बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक है. अब अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अगर उसमें बीटा लैक्टेमेज एंजाइम प्रेजेंट है, तो ये बीटा लैक्टेमेज एंजाइम जो रेड कलर में आपको स्ट्रक्चर शो हो रहा है, एक 4 एटम रिंग यानी कि बीटा लैक्टेम रिंग, इसको ये क्या कर देगा, हाइड्रोलाइज कर देगा या फिर डिग्रेड कर देगा. सो ये बीटा लैक्टेमेज एंजाइम इस बीटा लैक्टेम रिंग को जब ब्रेक करेगा, हाइड्रोलाइज करेगा, तो ये पेनिसिलिन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पेनिसिलोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी, और एज अ रिजल्ट एंटीबायोटिक क्या हो जाएगी, डिग्रेड हो जाएगी या इनएक्टिवेट हो जाएगी. तो जब ये रिएक्शन हो रहा होता है तो इस रिएक्शन के दौरान जो पीएच है मीडियम का वो भी चेंज हो जाता है. सो दिस होल रिएक्शन cause a drop in pH of the medium. So a change in color in bromocresol purple indicator from purple to yellow. तो जब ये pH में ड्रॉप आता है, pH चेंज हो रही होती है, तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, जो आपने इंडिकेटर यूज़ किया हुआ है ब्रोमोक्रिसोल पर्पल, वो अपना कलर चेंज कर लेता है पर्पल टू येलो. अब इस एसिडोमेट्रिक टेस्ट का प्रोसीजर क्या है कि एसिडोमेट्रिक टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप लेंगे एक पैट्री प्लेट या पैट्री डिश. उस पैट्री प्लेट के अंदर आप रखेंगे एक फिल्टर पेपर. देन आप उस फिल्टर पेपर के ऊपर ऐड करेंगे फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द रीजेंट सॉल्यूशन. अब यहाँ पर जो आप रीजेंट सॉल्यूशन लेंगे वो है बफर्ड क्रिस्टलाइन पेनिसिलिन ब्रोमोक्रिसोल पर्पल सॉल्यूशन until the paper is almost saturated. अब पेपर को इस रीजेंट सॉल्यूशन के साथ सैचुरेट करने के बाद आप क्या करेंगे कि स्टेराइल वायर लूप या स्टिक की हेल्प से कुछ कॉलोनीज को आप इस फिल्टर पेपर के ऊपर क्या करेंगे, कवर स्मेयर करेंगे. अप्रोक्सीमेटली 5 मिलीमीटर जो डायमीटर है वो होना चाहिए. जब आपने उन स्टीराइल लूप या स्टिक की हेल्प से फिल्टर पेपर के ऊपर जब आप कॉलोनीज को स्मेयर कर देंगे, देन आप उस पैट्री प्लेट को कवर कर देंगे और उसको इंक्यूबेट करेंगे 36 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर फॉर 20 to 30 मिनट्स, एंड देन ऑब्जर्व करेंगे स्पॉट्स ऑफ कलर चेंज फ्रॉम पर्पल टू येलो. सो अगर कलर येलो हो जाता है देन आप रिपोर्ट करेंगे द टेस्ट एज द बीटा लैक्टेमेज प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म. और अगर यहाँ पर कलर चेंज नहीं होता या फिर पर्पल कलर ही है तब आप रिपोर्ट करेंगे द टेस्ट एज द नॉन बीटा लैक्टेमेज प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म. नेक्स्ट है डिटेक्शन ऑफ ESBL एंजाइम. सो प्रीवियस वीडियो में हमने ESBL को देखा था. ESBL क्या है, एक एंजाइम है. सो ESBL क्या है, एक एंजाइम है यानी कि एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टेमेज एंजाइम. अब ये ESBL एंजाइम क्या करता है कि बीटा लैक्टेम रिंग जो है थर्ड जनरेशन स्फेलोस्पोरिन का, उसको ये क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है. सो ESBL एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टेमेज एंजाइम क्या करता है कि जो बीटा लैक्टेम रिंग है थर्ड जनरेशन स्फेलोस्पोरिन का, उसको ये ब्रेक कर देता है. अब थर्ड जनरेशन स्फेलोस्पोरिन में कौन कौन सी एंटीबायोटिक आती हैं, सेफोटेक्साइम, सेफ्टाजिडीम, सेफिक्साइम एंड सेफ्ट्राइक्सोन. सो ये जो थर्ड जनरेशन स्फेलोस्पोरिन्स होती हैं
इनको हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा कि जो ESBL है एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टेमेज एंजाइम है, और जो एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टेम एंटीबायोटिक्स हैं वो थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन है। अब वो बैक्टीरिया जो कि थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन से क्या होता है, रेजिस्टेंट होता है, वो क्या प्रोड्यूस करता है, ESBL एंजाइम को प्रोड्यूस करता है। अब इस ESBL एंजाइम को कंफर्म करने के लिए हम लोग परफॉर्म करते हैं डबल डिस्क डिफ्यूजन टेस्ट। So many techniques are available for confirmation of ESBL. Among them, double disc diffusion is a very economic and recommended by Clinical Laboratory Standard Institute of United Kingdom. So ESBL एंजाइम की डिटेक्शन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम परफॉर्म करेंगे स्क्रीनिंग टेस्ट, और स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर हम करेंगे एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी टेस्ट। अब एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी टेस्ट के अंदर हम ये देखेंगे कि आइदर जो बैक्टीरिया है वो सेंसिटिव है या रेजिस्टेंट है टू दी थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन। सो जो हम लोग ने अभी नाम लिए थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन के, लाइक सेफोटेक्साइम हो गया, सेफिक्साइम हो गया, सेफ्ट्राइक्सोन हो गया, तो हम इन एंटीबायोटिक से देखेंगे कि आइदर ये बैक्टीरिया इस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट सेंसिटिव है, यानी कि ये एंटीबायोटिक इस पे अपना एक्शन परफॉर्म कर रही है, या फिर ये एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंट है, यानी ये एंटीबायोटिक इसके ऊपर अपना एक्शन परफॉर्म नहीं कर रही। अब अगर सेंसिटिव है बैक्टीरिया इस एंटीबायोटिक से, यानी जो हम लोगों ने थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन यूज़ की, तब तो हमें कन्फर्मेटरी टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एंटीबायोटिक अपना एक्शन परफॉर्म कर रही है। लेकिन अगर बैक्टीरिया रेजिस्टेंट है कि ये वो थर्ड जनरेशन जो सेफेलोस्पोरिन आपने यूज़ की उसके अगेंस्ट बैक्टीरिया रेजिस्टेंट है, यानी कि वहाँ पर कोई जोन ऑफ इनहिबिशन नहीं बना, तब आप उस बैक्टीरिया को सेलेक्ट करेंगे फॉर कन्फर्मेटरी टेस्ट। सो कन्फर्मेटरी टेस्ट करने के लिए आप क्या करेंगे कि यहाँ पर आप जो आपकी पेट्री प्लेट है, जो आप एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं, वहाँ पेट्री प्लेट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। एक जो एंड होगा पेट्री प्लेट का, वहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे, एक थर्ड जनरेशन जो सेफेलोस्पोरिन है जैसे कि सेफोटेक्साइम, लेकिन अलोन एक एंड पे आप जस्ट सेफोटेक्साइम को लगा देंगे, और जो पेट्री प्लेट की दूसरी साइड है वहाँ पर आप लगाएंगे एक कंबाइंड डिस्क जिसमें सेफोटेक्साइम भी होगी प्लस क्लेव्युलेनिक एसिड भी होगा। अब अगर बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हुआ तो इसका क्या मतलब है कि बैक्टीरिया ESBL को प्रोड्यूस कर रहा है, और वो ESBL क्या करता है, बीटा लैक्टेम रिंग जो है एंटीबायोटिक का उसको ब्रेक कर रहा है, जिसकी वजह से एंटीबायोटिक वर्क नहीं कर रही। तो अगर आप यहाँ पर देखें सेफोटेक्साइम, तो यहाँ पर आपको कोई भी जोन इसके अराउंड नहीं दिखाई दे रहा, जोन ऑफ इनहिबिशन। तो ये कंफर्म हो गया कि ये बैक्टीरिया क्या है, सेफोटेक्साइम अलोन से क्या है, रेजिस्टेंट है। लेकिन अगर आप दूसरी साइड पे देखें जहाँ पे हम लोगों ने कंबाइंड डिस्क यूज़ की है, जहाँ पे सेफोटेक्साइम एंड क्लेव्युलेनिक एसिड है, यहाँ पर आपको ये जोन ऑफ इनहिबिशन दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर ये क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि बैक्टीरिया क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ESBL एंजाइम को प्रोड्यूस कर रहा है, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टेमेज एंजाइम को प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि क्लेव्युलेनिक एसिड क्या है, एक इनहिबिटर है। सो ये क्लेव्युलेनिक एसिड ESBL की जो एक्टिविटी है, जो ESBL एंजाइम की एक्टिविटी है उसको इनहिबिट कर देगा। जब ये उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर देगा तो ESBL अब जो बीटा लैक्टेम रिंग है उसको ब्रेक नहीं कर पाएगा। तो एज अ रिजल्ट जो सेफोटेक्साइम आपने यूज़ की है वो इजीली अपना एक्शन परफॉर्म करेगी, बैक्टीरिया को किल कर देगी, और जब ये बैक्टीरिया को किल करेगी तो इस एंटीबायोटिक के सराउंडिंग पे आपको एक ट्रांसपेरेंट जोन दिखाई देगा, और ये जोन ऑफ इनहिबिशन ये शो करेगा कि ये बैक्टीरिया जो है, अब इस एंटीबायोटिक ने क्या कर दिया, इस बैक्टीरिया को किल कर दिया है। अब आप कैसे बताएंगे कि आइदर जोन ऑफ इनहिबिशन कितना होना चाहिए, तो आप कहेंगे कि ये जो बैक्टीरिया है ये ESBL प्रोड्यूसर है। सो अगर जो कंबाइंड डिस्क है इसका जो जोन ऑफ इनहिबिशन बना है वो 5 मिलीमीटर है या फिर इससे ज़्यादा है, तब ये कंफर्म है कि ये ESBL प्रोड्यूसर है। या फिर आप सिंपली ये भी कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जो आपने ये सेफोटेक्साइम अलोन डिस्क यूज़ की है, इसका अगर जोन ऑफ इनहिबिशन है 1 मिलीमीटर,
तो जो आपकी कंबाइंड डिस्क है इसका जोन ऑफ इनहिबिशन मस्ट होना चाहिए या मिनिमम 6 मिलीमीटर होना चाहिए, तब आप कहेंगे कि ये बैक्टीरिया क्या है, ESBL प्रोड्यूसर है। या फिर सेफोटेक्साइम जो आपने यूज़ की है, अगर उसका जो जोन ऑफ इनहिबिशन है वो है 5 मिलीमीटर, तो जो आपकी कंबाइंड डिस्क है इसका जो जोन ऑफ इनहिबिशन है वो मस्ट होना चाहिए 10 मिलीमीटर, तब आप कहेंगे ये क्या है, ESBL प्रोड्यूसर है। ESBL एंजाइम की जो डिटेक्शन है उसका प्रोसीजर क्या है कि दिस टेस्ट इज डन बाय प्लेसिंग स्फेलोस्पोरिन डिस्क in one end and cephalosporin plus clavulanic acid combined disc on another end। अब हमें पता है कि स्फेलोस्पोरिन जो थर्ड जनरेशन है उसमें हमारे पास क्या आती है, सेफोटेक्साइम। तो आप सेफोटेक्साइम को पेट्री प्लेट के एक एंड पे लगा दें और सेफोटेक्साइम और क्लेवुलेनिक एसिड को दूसरे एंड पे लगा दें। अब अगर जो कंबाइंड डिस्क है उसका जो जोन ऑफ इनहिबिशन है वो 5 मिलीमीटर या इससे ज़्यादा है, तब आप क्या बोलेंगे कि ये क्या है, ESBL प्रोड्यूसर है। Students, if you understood this video, please like, subscribe and share to my YouTube channel. Thank you so much for watching.